नमस्कार, मैं नित्यानंदम श्री आयुर्वेद की पाठशाला में आज हम चर्चा करने वाले हैं खून या फिर प्लेटलेट्स की कमी में आयुर्वेद कितनी जल्दी काम करता है और अगर करता है तो किस औषध से मैंने परिणाम पाए, उसका मैं सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सब चिकित्सक भाई बहन भी मेरे से अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, तो इससे हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। दूसरी बात, मैं ये वीडियो प्रमोट कर रहा हूँ आयुर्वेद के चिकित्सकों को मोटिवेट करने के लिए, ना कि लोगों को सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए। इसलिए जो लोग इसको देख रहे हैं वो सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए इसको ज़रूर देखें, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन इसका मैं रिकमेंड नहीं करता। और चिकित्सक भाई बहन तो इसको जब समझेंगे तो वो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर ही सकते हैं अपने लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस में। तो मैंने ये देखा कि हाल ही में मेरे पास एक केस आया जिसका HB मात्र 4.5 रह गया था और इस औषध से 8वें ही दिन हमने जब दोबारा टेस्ट करवाया तो वो 9 तक पहुंच गया और प्लेटलेट्स जो 26,000 रह गए थे वो 45,000 क्रॉस कर गए। तो ये एक बड़ी अच्छी रिज़ल्ट है जो काफ़ी समय से बढ़ नहीं रहे थे। और इस वीडियो में मैं इस चिकित्सा के साथ साथ चारों तरफ से पेशेंट के उस रोग को कैसे घेरना है उस पर बात करूंगा, और अगर कोई साथ में अन्य बीमारियां हैं तो फिर उसमें इस मेडिसिन को कैसे हमने लगवाना है वो बात करेंगे। कारण, लक्षण, पथ्य अपथ्य और रिस्क भी जो होते हैं इसके अंदर, जो रिस्क मैनेजमेंट, वो भी हम थोड़ा समझेंगे। तो आइए, सबसे पहले आम लोग जो जानकारी बढ़ाने के लिए सीख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं। हमारे खून में, ब्लड में, जहाँ पर एक तरफ रक्त कण होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उसी तरह प्लेटलेट्स भी होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट से होते हैं और ये चोट जहाँ भी लग जाए उसमें खून जमाने का काम करते हैं, ब्लीडिंग को रोकने का। और अगर ये कम होंगे या नहीं होंगे तो फिर वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ये होता है। हड्डियों के अंदर, बोन मैरो में ये बनते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मज्जा का स्थान है। 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में होने चाहिए। अब पर माइक्रोलीटर कितना होता है? 1 माइक्रोलीटर होता है लीटर का मिलियंथ हम बोलते हैं 10 लाख को। तो हम उस लीटर, 1 लीटर ब्लड के 10 लाखवें हिस्से में, मतलब काफ़ी हमारे अंदर सेल्स होते हैं। तो कई लोग सोचते हैं शायद मेरे 50,000 सेल रह गए, हालांकि ये चिंता का विषय है, लेकिन कई लोग सोचते हैं सिर्फ सारे शरीर में 50,000 रह गए। तो ऐसा घबराएं नहीं, ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट ना करें। रोगी लोग जो हैं थोड़ा शांत रहें, डॉक्टर की देखरेख में रहें। तो कारण क्या हो सकता है इसका आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको मर्यादा के हिसाब से बोलना चाहूँगा कि कैंसर में कीमोथेरेपी जब चलती है तब ये इश्यूज़ आते हैं, तो उस समय में आपको ये रेमेडी अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। किडनी के डायलिसिस के दौरान कभी कभी किसी केस में ये देखा जाता है, डेंगू, निमोनिया या लो इम्यूनिटी में, या कई बार खून में किसी तरह का कोई वायरस आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है, और बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल सेवन करते हैं, शराब सेवन करते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं केमिकल्स वाली, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता शराब से ही होगा, तो ये एक कारण हो सकते हैं। तो लक्षणों में हम बात करें अगर, तो प्लेटलेट्स की कमी के लक्षण कैसे पकड़ेंगे, निदान कैसे होगा? हालांकि कई तरह के तरफ से हम इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन जनरली मोटा जो है वो यही है कि जख्मों की ब्लीडिंग ना रुकना। जैसे अचानक से पेशेंट आपको पास आएगा और आपको बोलने लग जाएगा कि मेरे तो ब्लड आने लग गया है दांतों से, तो आप उस समय उसके साथ कुछ और साइन सिम्टम्स को जोड़ेंगे। तो बाहरी चमड़ी में खून के थक्के से जमने लग जाएंगे, निशान पड़ने लग जाएंगे। पेशेंट्स कई बार इस तरह के आते हैं। और मासिक प्रवाह नहीं रुकेगा, इसीलिए कई बार मासिक प्रवाह के और भी कई कारण हैं, अधिक मासिक प्रवाह के, लेकिन कई बार जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की, तो हम साथ में फिर गेहूं का ज्वार और इस तरह की चीज़ें ज़रूर देते हैं, ताकि एक तरह से उसको बैक एंड से हम पकड़ सकें कि भाई अगर ये भी रीज़न हुआ प्लेटलेट की कमी की वजह से, अगर मसूड़ों में खून आ रहा है या मासिक प्रवाह ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें गेहूँ का ज्वारा काम कर जाए। कई बार आपको पेशेंट्स कंप्लेन भी करेंगे, आप दवाइयाँ बड़ी देते हैं, तो ये उनकी तो अपनी सोच है, लेकिन आप चारों तरफ से उसको घेरते हो बीमारी को कि वो पकड़ में आ जाए। तो नाक से खून आना, पेशाब या किसी चीज़ के साथ, मल के साथ खून आना, हल्का हल्का कभी सिर दर्द रहना। अब यही साइन सिम्टम कहीं 1-2 मिलते जुलते किसी और बीमारी में भी होंगे। तो बाकी लोग जो सीख रहे हैं आयुर्वेद को, वो ये ना सोचोगे अरे मेरे को भी यही है। तो इस तरह से नहीं होता है, ये आप चिकित्सक के ही ऊपर छोड़ दें कि वो क्या इसको रोग को कैसे निदान करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जोखिम क्या है, रिस्क क्या हो सकते हैं। देखिए शरीर के अंदर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी अगर हो जाएगी तो, और ब्लीडिंग होने का भी डर रहता है ज़्यादा, और शरीर के बाहर भी ब्लीडिंग को रोकना बड़ा कठिन है। कई बार अचानक से नक्सीर आ जाना, मासिक धर्म चालू हो गया तो वो बंद नहीं होंगे, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसका डर रहता है। तो बाकी मैंने इस शॉर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे बहुत डीपली नहीं भी चर्चा कर पाऊँगा। तो अनुभूत चिकित्सा क्या है, यानी मैंने जो इसका खुद का एक जो देखा है, मेरी आंखों के सामने जो सारा रहा है, मैंने और भी कई चिकित्सक भाई बहनों की जो केस स्टडीज़ उनकी जो मैंने पूरी की पढ़ी है, उसके आधार पे खुद के एक्सपीरियंस से मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि जब तो अगर आपको रोग पता चल गया कि इसका रीज़न ये है, तब तो आप बड़े श्योर हो जाते हैं, हर चीज़ को समझ के मेडिसिन को लगा लेते हैं और रिज़ल्ट भी ले लेते हैं, तब भी ये काम करेगा प्रयोग। और जब आप श्योर नहीं होते हैं, कई बार आपके पास समय बहुत कम होता है, साथ साथ आपको मेडिकेशन चलानी होती है, साथ साथ आप उसको नाड़ी के द्वारा भी कई लोग निदान कर लेते हैं चिकित्सक, कई लोग चिकित्सक टेस्ट या फिर आजकल ऑटोमेटिक नाड़ी परीक्षा की मशीनें आ रही हैं, इससे मदद लेते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, जैसे जिसकी सुविधा जिसको। तो लेकिन साथ साथ बिना रीज़न पता चले भी ये प्रयोग हो जाते हैं, काम में आ जाते हैं। तो क्या इसमें हम प्रयोग करवाते हैं, अभ्रक भस्म 100 पुटी। हालांकि इसमें 1000 पुटी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा 100 पुटी ज़्यादा इफेक्टिव कई बार लगती है, इस केस में 1000 पुटी से। तो इसको एक रत्ती ले लिया 125 मिलीग्राम। मोती पिष्टी जो है वो भी एक रत्ती 125 मिलीग्राम। और गिलोय सत्व ये जो है ये 2 रत्ती यानी 250 मिलीग्राम ऑलमोस्ट। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाया, एक मिक्स किया अच्छी क्वालिटी की, जो जिन्होंने अच्छी तरह से पुट लगाए हों, जो मशीनों में ना बनाते हों, ऐसी फार्मेसियों की लेना काइंडली, क्योंकि कई लोग आजकल मशीनों में बनने शुरू हो गई हैं, मैंने देखा है। प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से भी बनाएंगे वो, तो भी मशीनों वाली भस्मों का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना मैनुअली पुट लगाए जाते थे पहले। और उसका जो उससे जो आग का जो सेक और जो उसकी मिठास जो उसका बन करके वो छोटे छोटे, क्योंकि वो सारा जो कैंडी में जहाँ पे वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कहाँ वो सारी की सारी अभ्रक लगा के उसको तपा देते हैं एक जैसी, उसकी स्वाद वैसा ही होता है जैसे मशीन की बनी रोटी का। तो उसका जो फ्लेवर, उसका जो फ़ायदा वो ऐसा ही होगा। लेकिन कहाँ आपकी माँ अपने हाथ से रोटी बनाती है, कोई रोटी थोड़ी टेढ़ी बन जाती है, कोई करारी बन जाती है, बस इसी तरह का टेस्ट मैनुअल भस्मों में भी आता है, बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो यहाँ पे हमने ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना के उसको हम या तो द्विकाल यानी 2 टाइम बीडी लगा देते हैं, तो उसमें खाने के बाद देते हैं। खाने के कितनी देर बाद ये आप अपने ऊपर ले लें कि उसको अगर उसकी डाइजेशन अलाउ करती है तो तुरंत बाद दे दें। अगर उसको लगता है कि नहीं पहले भोजन थोड़ा पच ले उसके बाद आपने थोड़ी लगानी है तो आप थोड़ी देर बाद भी लगा सकते हैं। तो ये इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि रोग उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस तरह मतलब सेल्स काफ़ी डाउन हैं, तो एक तरह से सुबह शाम इसको लगा देते हैं। तब तक 8-10 दिन में जब हम देखते हैं कि पेशेंट एक नॉर्मल सी रेंज में आ गया है तो फिर हम उसको दोपहर को ये कर देते हैं प्रयोग। तो फिर बोलते हैं कि सुबह शाम आप अपनी तुम किडनी वाली कैंसर वाली चलाओ। तो जब तक ये सुबह शाम मेडिसिन चलती है हम बोलते हैं भाई तुम उतनी देर अपनी पेशेंट किडनी वाली या दूसरी जो मेडिसिन चल रही है उसको सिर्फ आफ्टरनून में ले लो, दोपहर को ले लो। तो इस तरह से हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो अपने एक्सट्रीम बदल लेते हैं, मेन कोर्स और दूसरा जो हेल्पिंग कोर्स उसको मॉर्निंग इवनिंग ले आए, उसको आफ्टरनून पे रख लिया, उसको फिर मॉर्निंग इवनिंग ले आए, उसको फिर आफ्टरनून पे शिफ्ट करा दिया। तो ये आप अपनी पेशेंट की नीड और अपनी अनुभव और नॉलेज के हिसाब से खुद ही देखिएगा। तो ये खाली पेट भी ली जा सकती है, यानी खाली पेट जो बच्चे बहुत कई बार सेंसिटिव लोग या महिलाएँ कुछ होती हैं उनको उल्टी जैसी फीलिंग होती है तो उस केस में फिर नहीं काम आता। लेकिन जो लोग जिनका बल शरीर का ठीक ठाक है तो वो सुबह भी बचा लेते हैं इसको। तो देनी शहद या मलाई से है, जिस तरह की किसी की प्रकृति है। मैं इसको कई बार वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। मलाई का मेरा चैप्टर आप पढ़िएगा, देखिएगा। आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स में मैंने बताया था कि मलाई जो है रक्त दोष को दूर करती है। तो रक्त दोष का वहाँ मतलब ये नहीं था कि रक्त के अंदर खून साफ करेगी, नहीं। रक्त दोष का मतलब यही था कि रक्त वीक हो गया है, ब्लड सेल्स वीक हो गए हैं। कई बार इस तरह के सिक्कल सेल या कोई और समस्या आ जाती है कि जिसमें ब्लड का जो सेल है उसका साइज़ बड़ा वीक हो जाता है, पतला या कमज़ोर हो जाता है। उस केस में
इसमें भी हम मलाई के साथ देते हैं। और शहद में तब देते हैं जब प्रकृति कुछ इस तरह की हो जिसमें शहद ज़्यादा अच्छा काम करेगा, या कई बार डाइजेस्ट जल्दी करवानी होती है मेडिसिन, तो शहद में जाहिर सी बात है मलाई से जल्दी पचेगी। तो ये है। आगे हम चलते हैं, इसके साथ हमने क्या मेडिसिन प्रयोग कराई, तो वो हमने करवाया ज़्यादातर लोगों को गेहूं का ज्वारा। अगर ताज़ा है तो आधा कप दे देते थे, और आधे कप से यदि लूज़ मोशन लगने के चांसेस हों तो फिर हम 1/4 कप रख लेते हैं, यानी 8 चम्मच। तो अगर पचा नहीं सकता या कुछ ऐसा है, या फिर बाजारी गेहूं का ज्वारा देना पड़ रहा है आपको जिसमें प्रिजर्वेटिव है, तो फिर हम 4 चम्मच से ज़्यादा मात्रा नहीं बढ़ाते। उसके साथ साथ गिलोय का स्वरस 4 चम्मच देते हैं, गिलोय की डंडी का, पपीता के पत्ते का रस 3-4 चम्मच दे देते हैं, और पुनर्नवा पंचांग 4 चम्मच दे देते हैं। ये सारी चीज़ें, हालांकि आजकल प्रिजर्वेटिव का ज़माना है तो बॉटल वाली भी आती हैं, ताज़ी बना सकता है पेशेंट तो ताज़ी भी आती हैं। आप एक्सट्रैक्ट फॉर्म में या आप कैप्सूल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करवा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। तो देख लेना, मैंने देखा है कि हर फॉर्म में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता ही है। जो मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं वो फ्रेश के साथ आते हैं, और जो हम मीडियम से रिजल्ट्स लेते हैं वो हम बाकी सब चीज़ों के साथ। कई बार बहुत ज़्यादा पुराना जूस हो या बहुत ज़्यादा वो पुराना एक्सट्रैक्ट या कैप्सूल हो तो ये कई बार असर नहीं भी दिखाता, तो ये ध्यान रखना होता है। भस्मों से उल्ट है, भस्में जितनी पुरानी होंगी अच्छी, ये जितना पुराना हो उतना गड़बड़ करेगा। तो ये सुबह शाम खाली पेट ही ऑलमोस्ट देते हैं। और अगर कोई पेशेंट ऐसा खाली पेट मेडिसिन उसको देने से आपको लगता है वेट गिर रहा है या कुछ ऐसा है, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई कंडीशन है कि उसमें कोई और मेडिसिन चल रही है, तो खाने के घंटे बाद जब स्टमक के एपिगैस्ट्रियम पार्ट से खाना आगे मूव कर जाए, तो वहाँ का टेम्परेचर जब थोड़ा लो में आ जाए, तब आप ये जूसेस दे सकते हैं। तुरंत खाने के बाद मत दीजिएगा, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो उसमें जब टेम्परेचर पेट का लो आ जाए तब उसके बाद भी दिए जा सकते हैं पानी में ना दिए जाएँ तो अनार के जूस में दे दें, आंवला के जूस में दे दें। मोस्टली जब हमने खाने के बाद देने होते हैं तो इस तरह से फिर हम जूसेस में डाल देते हैं, खाली पेट भी जूसेस में लग सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बेसिक मेन दवाई तो यही है, गेहूं का ज्वारा, गिलोय, पपीता, पुनर्नवा। लेकिन हम जो पहले बात कर रहे थे जिसकी अभ्रक वाली मोतीपिष्टी और गिलोय वाली दवाई, वो क्या काम करेगी, वो भी यही काम करेगी, लेकिन जब ये दोनों साथ साथ चलती हैं तो होता ये है, इस दवाई जो ये जूसेस वाली है इसका बलवीर्य वो दवाई बढ़ा देती है जो आपने अभ्रक वाली लगाई है, यानी इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है, बूस्टर का काम कर जाती है। और कहीं ना कहीं दोनों जब मिल के इकट्ठी जाती हैं, यानी एक ही दिन में, ये नहीं कि इकट्ठी डाल देनी पेट में, लेकिन एक ही दिन में जब बॉडी में जाती हैं या उन्हीं टाइम पीरियड में, तो दोनों दवाइयों को पता चलता है। यानी वो दवाई अभ्रक है, मोतीपिष्टी, उसके और भी कई काम है, कई फंक्शंस हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे बेसिकली सेल्स ही बढ़ाने हैं। हालांकि वो तो बॉडी के अंदर जो कमी होगी वो दवाई उसी पे काम करती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता, और भी कई सारे कामों पे वो लग जाती है। लेकिन प्रायोरिटीली हमने उस पर क्या काम लेना है, तो वो फिर जब हम ये जूसेस वाली डाइट साथ में ये लगाते हैं, एक तरह से स्वरस चिकित्सा, तो फिर उससे क्या होता है कि वो मेडिसिन भी इधर की तरफ ही शिफ्ट होने लगती है, यही काम करने लग जाती है। ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, हो सकता है आपकी कोई और नॉलेज हो तो आप भी मुझे नीचे शेयर करना, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो ये भी होता है कि हमने अलग अलग रोग के औषध सेवन के काल होते हैं, तो उन सबको कई बार फिल करना होता है, ज़रूरी होता है रोग को जल्दी ठीक करने के लिए, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं हेल्प कर जाती है। बार बार तो उस मेडिसिन को आप देंगे नहीं, मेन वाली को। तो ये है। अन्य रोग जैसे कैंसर आदि हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें औषधि साथ चलानी संभव हो तो चला लें। अगर लगे कि वो सारी औषधियाँ मिल करके ओवरडोज क्रिएट कर जाएंगी बॉडी पे, तो फिर हम वही मेन स्ट्रीम और साथ में हेल्पिंग स्ट्रीम बना लेते हैं। कोई जो मेन स्ट्रीम होगी उसको सुबह शाम चला दिया, हेल्पिंग वाली को आफ्टरनून में रख लिया कुछ समय के लिए। जैसे कैंसर या किडनी की दवाई को हम सिर्फ आफ्टरनून पे ले आते हैं, तो बाद में फिर धीरे धीरे शिफ्ट करके उसको इधर ले आते हैं, बंद नहीं करते हैं एकदम से सेल्स, क्योंकि फिर ना डाउन हो जाए, तो फिर इधर वाली दवाई को सुबह शाम पे ले आते हैं। ये एक तरह से हम कर लेते हैं। आप भी अपना अनुभव शेयर करना, आप कैसे करते हैं। तो इसके अलावा अगर किसी को HB बहुत कम है तो फिर हम क्या करते हैं, पुनर्नवादी मंडूर की 2-2 गोली, यानी 2-2 रत्ती की गोली होती है, तो 2 गोली मतलब आधा ग्राम, तो ये सुबह शाम दे देते हैं लोहा सब के साथ। लोहा सब चलाना हो तो फिर हम एक गोली भी पुनर्नवादी मंडूर दे देते हैं। और बच्चे को अगर यही दवाइयाँ सारी चलेंगी तो हाफ डोज में चलेंगी, और ज़्यादा छोटा बच्चा है तो फिर उससे भी हाफ चलेंगी। ये आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा कि मिनिमम टू मिनिमम इसमें जो अभ्रक की डोज है वो आधा रत्ती डेली है।
तो आप उसी हिसाब से अपनी समस्या आप बना लीजिएगा। मैंने तो आधा रत्ती जब मेन स्ट्रीम में इसको चलाता हूँ तो यहाँ चलवाते हैं हमारे डॉक्टर भाई बहन, तो हम यही सारे आपस में डिस्कस करते हैं। हमने यही अनुभव देखा है कि उसमें आधा रत्ती 2 टाइम चलाई जाए, तो ये है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं पथ्य अपथ्य की। इसको पथ्य अपथ्य को अनुपान भी कह सकते हैं आप। और मैं समझता हूँ कि बकरी का दूध इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करता है। इसी वजह से मेरे पास एक पेशेंट बेचारा आया बड़ा उदास, बोला कि आजकल बकरी का दूध 1000 रुपये लीटर दे रहे हैं। तो मैं भी बड़ा चिंतित हो गया कि हमारे युवाओं को इस तरफ आना चाहिए। हम आयुर्वेद में ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं और जहाँ ये हो बिक रही हैं तो वहाँ पर फिर ये उसका बहुत ज़्यादा मुनाफा वसूली करना ये कहीं ना कहीं गलत भी है। क्योंकि वो लोग तो सोचते हैं कि चलो आज हमारी कीमत पड़ी, लेकिन वो ये नहीं सोचते कई बार कोई नहीं खरीद पाएगा तो उससे उसकी जान को भी खतरा है। तो ये चीज़ बड़ी है। बकरी का दूध इसमें चल जाएगा, साथ में चलाना ही चाहिए। डाइट में कीवी चल जाएगी अगर गर्म होती है, वैसे कीवी अगर गर्म पच जाए तो। मौसमी अनार तो है ही है, अच्छा है। मौसमी और अनार में कई बार हमने देखा अनार के जूस में हम जब गेहूं का ज्वारा मिला के देते हैं बड़ी जल्दी सेल्स बढ़ते हैं। और आंवला का मुरब्बा, मीठी छाछ, मक्खन, देसी घी, खीर, गिलोय और कफवर्धक पदार्थ जैसे होते हैं आम वगैरह जब सीजन आता है तो वो ये देखा जाता है कि बेसिक जो पीछे रोग है उसमें वो चीज़ दी जा सकती है कि नहीं, बस यही ध्यान रखना होता है। और धातुवर्धक पदार्थ कुछ, और ब्रह्मचर्य का पालन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी वो सेल्स प्रिजर्व और ज़्यादा देर चल पाएंगे, क्योंकि 8-10 दिन उसकी लाइफ होती है। और अगर इस तरफ जीवन ऊर्जा खर्च होगी तो फिर वो जल्दी टूट जाएंगे। तो रोगी की प्रकृति के अनुसार या आहार विहार जो भी आपने लगाना है बाकी आप लगा लें। बासी भोजन मना है इसमें, क्योंकि उससे फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन लेवल है, जो उसका वाइटल एनर्जी है वो बहुत कम होगी, तो सेल्स दोबारा बनेंगे ही नहीं और नए बनेंगे ही नहीं। भारी भोजन मना होता है, देर से पचने वाला, क्योंकि बॉडी की एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है बहुत। चिंता, गुस्सा, ठंडे तामसिक पदार्थ, तामसिक मतलब कल के परसों के ज़्यादा पापड़, जले भुने, बाजारी, ये सब नहीं। और रोगी की प्रकृति के अनुसार या फिर उसकी विकृति जो बीमारी है उसके हिसाब से जो भी उसको परहेज बाकी देना है वो आप देख लेना। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप आने वाले समय में किस विषय पर आप इस तरह की एनालिसिस, केस स्टडी या फिर इस तरह के वीडियोज़ जो हैं, कौन लोग हैं जो देखना पसंद करेंगे। और मैं बहुत झिझकता हुआ पूछना चाहता हूँ, वो कौन से चिकित्सक भाई बहन हैं जिनको इन वीडियो से लाभ हो रहा है। हालांकि आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, सब लोग सूझवान हैं, अच्छे हैं, और फिर भी मैं अपने आप को ना तो इस वीडियोस बनाने के पीछे ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। मेरी जो समझ है वो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। आयुर्वेद समुद्र है, हमारे ऋषियों का ज्ञान ये समुद्र है। मैं इन वीडियोस को बना करके एक ऐसी भावना प्रकट करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास है मैं अपने पास ना रखूँ, ये समय रहते बांट दूँ, ताकि ये शरीर नाशवान है। इसके द्वारा अगर हम दूसरों को लाभ पहुंचा सके तो यही सच्ची मानवता की सेवा है। चलिए, आप मुझे टेलीग्राम पे भी अब जुड़ सकते हैं मेरे साथ, लिंक नीचे मैंने दिया है, क्योंकि टेलीग्राम पे फिर मैं छोटे कुछ ना कुछ आपको टिप्स देता रहूँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।